नमस्कार। आज हम नैतिकता यानी एथिक्स के कुछ बहुत बुनियादी सवालों पर बात करने वाले हैं और इसके लिए हम साइमन ब्लैकबर्न की किताब है बीइंग गुड अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू एथिक्स उसके कुछ हिस्सों को देखेंगे। ये किताब नैतिकता से जुड़े कुछ गहरे सवाल और आप कह सकती हैं आम डर जैसे रिलेटिविज्म है या ये शक कि भाई नैतिकता का कोई आधार है भी या नहीं, इनको समझने की कोशिश करती है। आज का मकसद है कि इन हिस्सों से जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें, खासकर नैतिकता के सामने क्या चुनौतियां हैं और कुछ बेसिक नैतिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो हम पहले कुछ खतरों पर बात करेंगे, फिर नैतिक विचारों पर और आखिर में इसकी बुनियाद क्या हो सकती है इस पर। तो पहला बड़ा सवाल या जिसे खतरा कहा गया है, ईश्वर की मृत्यु। देखिए, कई लोग तो यही मानते हैं ना कि नैतिकता धर्म से ही आती है। दोस्तोयेव्स्की ने कहा भी था, अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ जायज है। क्या ये वाकई सच है? ये एक क्लासिक सवाल है। यहाँ प्लेटो की एक पुरानी दुविधा याद आती है, यूथोफ्रो दुविधा कहते हैं इसे। सवाल ये है कि क्या कोई चीज इसलिए अच्छी या पवित्र है क्योंकि ईश्वर उसे पसंद करता है, या फिर ईश्वर उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो चीज अपने आप में मतलब स्वाभाविक रूप से अच्छी या पवित्र है। अच्छा। हाँ, ये सवाल अपने आप में दिखाता है कि नैतिकता शायद ईश्वर के आदेशों से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हो सकती है और सिर्फ धार्मिक ग्रंथों पर पूरी तरह निर्भर रहने में भी कुछ दिक्कतें हैं। जैसा ब्लैकबर्न भी बताते हैं, कई ग्रंथों में, बाइबल हो या दूसरे ग्रंथ, उनमें ऐसी बातें हैं जो आज के नैतिक पैमानों पर शायद विवादास्पद लगें, जैसे गुलामी का जिक्र या बच्चों के साथ बर्ताव के कुछ नियम। नीचे ने भी जो स्थापित ईसाई नैतिकता थी उसकी काफी आलोचना की थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें धार्मिक शिक्षाओं को भी अपनी नैतिक समझ की कसौटी पर परखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात इशारा करती है कि नैतिकता के मानक शायद धर्म से बाहर भी मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है कि धर्म नैतिकता को समझने, उसे व्यक्त करने का एक जरिया हो, पर शायद वो उसका एकमात्र स्रोत ना हो। तो ये जो ईश्वर की मृत्यु का विचार है, मतलब धर्म पर निर्भरता का कम होना, ये शायद नैतिकता को उसकी अपनी जमीन पर समझने का एक रास्ता साफ करता है। ठीक है, ये समझ आया। अब आते हैं दूसरे खतरे पर, सापेक्षवाद यानी रिलेटिविज्म। तो अगर ईश्वर या कोई बाहरी शक्ति नियम नहीं बना रही, तो क्या नियम सिर्फ इंसानों के बनाए हुए रीति रिवाज हैं? मतलब जो एक समाज में सही है वो दूसरे में गलत हो सकता है, क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल, यही रिलेटिविज्म का मूल विचार है। इतिहासकार हेरोडोटस ने एक किस्सा सुनाया था, कैसे यूनानियों को अपने मरे हुए लोगों को जलाना सही लगता था, जबकि एक कैलाटिये नाम की जनजाति थी, वो अपने बुजुर्गों के शवों को खाते थे और दोनों ही एक दूसरे के रिवाजों से एकदम हैरान थे, उन्हें वो विभत्स लगते थे। तो रिलेटिविज्म का एक आकर्षक पहलू है सहिष्णुता, टॉलरेंस, कि भाई दूसरों के रिवाजों का सम्मान करो। लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है। वो क्या? कि क्या हम गुलामी या जैसे महिलाओं का उत्पीड़न है या दूसरी हानिकारक प्रथाएं हैं, उनको सिर्फ इसलिए मान लें कि वो किसी संस्कृति का हिस्सा है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। फिर ये जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों की बात होती है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, उनका क्या? संयुक्त राष्ट्र की घोषणा तो यही मानती है ना कि कुछ मूल्य, कुछ वैल्यूज सभी इंसानों पर लागू होते हैं। सही कहा आपने। यहीं पर रिलेटिविज्म की सीमाएं दिखती हैं। देखिए, इंसानों की कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं और कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो लगभग हर जगह मिलती हैं। जैसे संपत्ति के कुछ नियम होते हैं, सच बोलने की ज़रूरत महसूस होती है, मृत्यु से निपटने के तरीके होते हैं। सोफोकल्स की कहानी है एंटीगने की। वो अपने भाई के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए राजा के हुक्म के खिलाफ जाती है। ये जो सम्मान की भावना है, ये शायद दूसरी संस्कृतियों के लोग भी समझ सकते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जो लोग संस्कृति की दुहाई देते हैं वो ज्यादातर ताकतवर लोग होते हैं, उत्पीड़क होते हैं, पीड़ित नहीं। अच्छा। और कभी-कभी रिलेटिविज्म बहस को ही बंद कर देता है, ये कहकर कह रहे ये तो बस आपकी राय है, जबकि नैतिक चर्चा का मकसद सिर्फ अपनी पसंद बताना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना या शायद किसी आम सहमति पर पहुंचना होता है करते हैं। और विकासवादी सिद्धांत के बारे में क्या? कुछ लोग कहते हैं ना कि हम सिर्फ अपने जीन्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ब्लैकबर्न मानते हैं कि हाँ, विकास हमें कुछ प्रवृत्तियां दे सकता है, जैसे अपने परिवार की तरफ झुकाव होना, लेकिन ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक अनुभव हैं, जैसे प्यार, सहानुभूति या न्याय की इच्छा, इनको नकारता नहीं है। विकासवादी सिद्धांत ये समझा सकता है कि ये भावनाएं कैसे विकसित हुई,
लेकिन ये उन्हें खत्म या महत्वहीन नहीं बना देता। किताब फिर कुछ बुनियादी नैतिक विचारों पर भी गौर करती है, जैसे सुख का विचार है, प्लेजर। जी, लेकिन सुख क्या है? क्या ये सिर्फ वो शारीरिक क्षणिक आनंद है, जैसा शायद उपयोगितावाद के शुरुआती विचारक बेंथम सोचते थे? या फिर ये अरस्तु का यूडेमोनिया है, मतलब एक फलता फूलता सार्थक एक गुणी जीवन जीना? ब्लैकबर्न इन अलग अलग विचारों को देखते हैं। और फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत आता है, यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका आपने जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो विचार कि सबसे अच्छा काम वो है जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख लाए। ये बहुत प्रभावशाली विचार रहा है, नो डाउट, लेकिन ये सवाल उठाता है कि क्या सिर्फ नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेस ही सब कुछ है? क्या हमें कभी अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी या अपने सिद्धांतों के लिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनके नतीजे शायद उतने अच्छे ना हो? ये परिणामवाद यानी कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और कर्तव्यवाद यानी डियोंटोलॉजी के बीच की एक बहुत बड़ी बहस है। अधिकारों की बात भी होती है किताब में, राइट्स। जी बिल्कुल, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आज की नैतिकता के केंद्र में है। लेकिन ब्लैकबर्न अधिकारों की मुद्रास्फीति के खतरे पर भी ध्यान दिलाते हैं। मुद्रास्फीति मतलब जब हम हर इच्छा या जरूरत को ही अधिकार कहने लगते हैं तो अधिकार का महत्व कम हो जाता है। वो व्यक्ति के अधिकारों और समाज या समुदाय की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की जो मुश्किल है, उस पर भी बात करते हैं। तो इन सब चुनौतियों और अलग-अलग विचारों के बाद सवाल ये उठता है कि फिर नैतिकता की कोई पक्की बुनियाद, कोई फाउंडेशन है क्या? हाँ, यही आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल है। क्या नैतिकता हमारी भावनाओं, हमारे इमोशंस पर आधारित है, जैसा डेविड ह्यूम मानते थे, या फिर ये तर्क, रीजन पर आधारित है, जैसा इमैनुअल कांट का मानना था? कांट का वो मशहूर कैटेगोरिकल इंपरेटिव है ना, जो कहता है कि हमें सिर्फ उन सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए जिन्हें हम चाहें कि वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाएं, सबके लिए नियम बन जाएं। या फिर नैतिकता एक तरह का सामाजिक समझौता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसा रॉल्स या हैबरमास जैसे विचारक सुझाते हैं जी, कि हम सब मिलकर कुछ नियमों पर सहमत होते हैं। और ब्लैकबर्न का क्या निष्कर्ष है इस पर? देखिए, ब्लैकबर्न किसी एक बाहरी एकदम पक्की एब्सोल्यूट नींव का दावा करने से बचते हैं। वो ये सुझाव देते हैं कि हम अपनी नैतिक समझ और विश्वास को अपने ही मौजूदा मानकों और तर्क वितर्क की जो प्रक्रिया है, उसी के भीतर से मजबूत कर सकते हैं। हमें प्रगति की संभावना को स्वीकार करना चाहिए, ये जानते हुए कि हमारी समझ हमेशा शायद थोड़ी अधूरी रहेगी, इम्परफेक्ट रहेगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि नैतिकता को खारिज करना इतना आसान नहीं है। ये किताब के अंश दिखाते हैं कि ये विषय बहुत जटिल है, इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी जड़ें इंसानी जीवन, समाज और हमारे सोचने के तरीके में बहुत गहरी हैं। बिल्कुल, और अक्सर सबसे ज़रूरी चीज़ कोई एकदम पक्की निश्चितता पाना नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर तर्क करने, समझने और कोई कॉमन ग्राउंड, कोई सामान्य आधार खोजने की जो प्रक्रिया है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ब्लैकबर्न हमें अपने जो साझा मूल्य हैं, उन पर सोचने और उनमें विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही वो पूरी तरह सिद्ध न किए जा सकें। स्रोत सामग्री से एक आखिरी विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ब्लैकबर्न का ये सुझाव है कि जब हम नैतिक आईने में खुद को देखें तो शायद हमें कोई संत ना दिखे, पर यह जरूरी नहीं कि कोई राक्षसी दिखे। हमारी जो नैतिक प्रगति है, चाहे वो कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, उसमें गर्व करने लायक वजह खोजना मुमकिन है। धन्यवाद। अलविदा।